नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज दुनिया के दो अलग अलग मोर्चों की खबरों को एक साथ लेकर आपके बीच मौजूद हूं। एक मोर्चा 710 से अधिक दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसका मोर्चा है। 3 लाख से अधिक रूसी सैनिक उसमें या तो जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं, ऐसा एक अंदाज पश्चिमी देशों का है। रूस कभी अपने इतने सैनिकों की मौतों को मंजूर नहीं करता। इसके साथ साथ लाखों यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं, ऐसा एक अंदाज है। वहाँ से भी खबरें जंग के मैदान से साफ साफ नहीं आती हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि करोड़ों लोग इससे बेदखल हो रहे हैं। यूक्रेन के लोग बेदखल हो रहे हैं, रूस की सरहद के लोग बेदखल हो रहे हैं, आसपास के देशों के लोग बेदखल हो रहे हैं, वो दूर दूर तक जाकर बस रहे हैं। ये पिछले 2 साल में यूक्रेन के मोर्चे पर हुआ है। और ये जंग शुरू कैसे हुआ इसको बतला दूं मैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो की ताकत रखने वाले 5 देशों में से एक रूस, उसने यूक्रेन पर यह हमला यह कहते हुए किया कि यूक्रेन अपने देश में बसे हुए रूसी नस्ल के लोगों का नस्ल नाश कर रहा है, नस्ल भेदी खात्मा कर रहा है, उनका जिनोसाइड कहते हैं वो कर रहा है, ऐसा रूस ने आरोप लगाया। उसने कहा कि एक ऐसा खतरा है कि हिटलर की तरह का एक नस्लवादी राज आ जाएगा, उसको खत्म करने के लिए उसने किया। लेकिन उसका एक फौजी बहाना भी था, वो ये था कि यूक्रेन जो एक सैनिक संगठन है बहुत से देशों का, जिसमें अमेरिका, यूरोप के बहुत से देश ये शामिल हैं, नाटो, इस नाटो संगठन में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने अप्लाई किया हुआ है, अर्जी लगाई हुई है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन रूस का ये मानना था कि यूक्रेन अगर नाटो देशों का हिस्सा बन जाता है, नाटो का सदस्य बन जाता है, तो यूक्रेन के साथ कभी भी अगर रूस जंग पे उतरेगा तो नाटो की आपस की शर्तें ये हैं कि किसी भी एक नाटो सदस्य पे हमला होने पर बाकी सारे सदस्य देश अपनी फौज वहाँ भेजेंगे, उसको एक जंग की तरह लड़ेंगे। ये एक फौजी बहाना था रूस का। रूस की और यूक्रेन की कोई बराबरी नहीं थी। यूक्रेन छोटा देश है, यूक्रेन की सैनिक क्षमता बहुत कम है, लेकिन रूस को खोखला करने के लिए, यूक्रेन का साथ देने के लिए तमाम नाटो देश, खासकर अमेरिका और यूरोप की बड़े बड़े ताकतें जो हैं, ये इन्होंने अपने आप को झोंक दिया, अपनी अपनी संसदों में प्रस्ताव पास किया, अपने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास किया और यूक्रेन की अंधाधुंध सहायता किए चले जा रहे हैं, जिसका एक मकसद ये है कि रूस की फौजी ताकत खोखला हो जाए। इसको अंतर्राष्ट्रीय जुबान में प्रॉक्सी वार लड़ना कहते हैं कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर नाटो देश रूस पर निशाना लगा रहे हैं, रूस को कमज़ोर कर रहे हैं। हालांकि ये जंग रूस ने ही शुरू की थी। जो कुछ ज्यादतियाँ हुई है रूस की तरफ से हुई है, रूस मासूम नहीं है इसमें। लेकिन एक महाशक्ति जो है दुनिया की, उसके हमले से यूक्रेन को बचाने के नाम पर पश्चिम के देश, नाटो देश जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वो इस जंग को बढ़ाते चल रहा है। मौतें सिर्फ यूक्रेन के लोगों की हो रही है, नागरिकों की हो रही है और लोगों की हो रही है। आंकड़े अगर देखेंगे तो भयानक हैं वो आंकड़े। कितनी मौत अभी तक हुई है इसके आंकड़े अगर देखने की कोशिश करें तो लाखों में ये आंकड़े जा रहे हैं और दसियों लाख या करोड़ों लोग जो हैं बेदखल होकर अलग अलग देशों में जाके बसे हुए हैं। ये हालत यूक्रेन में आई हुई है। लेकिन अब हम एक दूसरे मोर्चे की बात करते हैं। वो मोर्चा वहाँ से अलग, ये मोर्चा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन जिस जगह पर बसे हुए हैं, जब हिटलर ने अपने यहाँ से यहूदियों को मार के निकाला,
उस वक्त वो भाग कर इज़राइल पहुँचे यहूदी, और फ़िलिस्तीन ने उनको उस वक्त उसके पहले वहाँ पर शरण दी थी। उनका दर्जा वहाँ पर शरणार्थियों का था, इजराइलियों का। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी फौजी ताकत के बल पर और अमरीकी गुंडागर्दी के सहारे जिस अंदाज में फ़िलिस्तीनियों को उनकी अपनी पुरखों की पीढ़ियों की ज़मीन से बेदखल करके वहाँ पर फौजी कब्जा करना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दर्जनों प्रस्ताव पड़े हुए हैं पिछले 50 साल के कि इज़राइल ऐसा नहीं कर सकता, उसको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में गांधी और नेहरू जैसे बड़े नेता थे जिन्होंने फ़िलिस्तीन की अपनी ज़मीन पे हक को मान्यता दी थी और कहा था कि इज़राइल यहाँ नहीं घुस सकता, ये फ़िलिस्तीनियों का अपना देश है। एक जंग वहाँ पर चल रही है, थोड़ा सा फ़र्क भी है, वो फ़र्क मुझको बतलाना ज़रूरी है। ये उतनी पुरानी नहीं है यूक्रेन की जंग जितनी, उसको 710 दिन हो चुके हैं, 2 साल के करीब पहुंच रही है रूस और यूक्रेन की जंग। लेकिन ये जंग भी नहीं है जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा है, ये जंग भी नहीं है। हुआ ये है कि फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा गाजा पट्टी कहलाता है, जो जहाँ मैं भी 10-12 बरस पहले गया हूँ कुछ दिनों के लिए, उस हिस्से में हमास नाम के एक इस्लामिक फौजी संगठन का राज सरीखा है, कब्जा है उस इलाके में। उस इलाके का प्रशासन जो है बिना चुनाव के भी हमास ने कब्जा कर रखा है वहाँ पर। ये अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर इसको एक आतंकी संगठन कहा जाता है और अमेरिका सहित बहुत से पश्चिमी देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। हमास अपने आप को वहाँ का शासक बतलाता है, गाज़ा का, फ़िलिस्तीन का। इस संगठन ने 7 अक्टूबर को करीब 30,000 हमलावरों को शामिल करके आसमान के रास्ते, बोट के रास्ते, सड़क के रास्ते इज़राइल में ऐसी घुसपैठ की कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, न इज़राइल ने न किसी और ने। वहाँ जाकर उसने 3,000 रॉकेट से हमले किए अपनी ज़मीन से इज़राइल के ऊपर और चारों तरफ से घुसपैठ की। कोई फौजी निगरानी इज़राइल की काम नहीं आई। और वहाँ जाने के बाद हमास के लोगों ने जो मारा लोगों को और जिनका अपहरण किया, तो करीब 1200 लोगों को मारा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा नागरिक थे इज़राइल के। इज़राइल में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि उसके नागरिकों को कोई गाजर मूली की तरह काट सकता है, उठाकर गाड़ियों में भरकर अपहरण करके फ़िलिस्तीन लेके आ सकता है। लेकिन हमास नाम के संगठन ने ऐसा किया। उसने सैकड़ों लोगों को अपहरण करके ला के अपने गाज़ा शहर में, वहाँ ठीक उसी तरह की सुरंगें बनी हुई हैं, पूरे शहर में फैली हुई है सुरंगें, जिसके भीतर से हमास के लड़ाके आना जाना करते हैं, कब्जा करके रखते हैं। ये एक अलग बात है कि जब इज़राइल का हवाई हमला होता है फ़िलिस्तीन पर, जो कि अभी अक्टूबर से अभी तक चल रहा है, रोज़ाना या हर 2-4 दिन में चल रहा है हवाई हमला, उस वक्त हमास के लड़ाके जो हैं, जो वहाँ काबिज भी हैं और जो आतंकी काम भी करते हैं, दोनों तरह के हैं वो, उन्होंने गाज़ा के फ़िलिस्तीनी नागरिकों को इन टनल्स में, इन सुरंगों में शरण नहीं लेने दी, जहाँ की वो इज़राइली अपहरण करके लाए गए लोगों के साथ में छुपे हुए हैं। उन्होंने शरण नहीं लेने दी। तो इज़राइल का एक इतना बड़ा हमला चल रहा है गाज़ा पर, इतना बड़ा हमला चल रहा है, पूरी दुनिया गवाह है, संयुक्त राष्ट्र संघ गवाह है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई संगठन काम कर रहे हैं गाज़ा में, वो सारे के सारे गवाह हैं कि जिन स्कूलों में बच्चों ने शरण ली थी, जिन अस्पतालों में मरीज भरे हुए थे, वहाँ पे हमास के 2-4 लड़ाकों के छुपे होने की बात कहते हुए इज़राइली एयरफोर्स ने वहाँ पर बम्बार्डिंग की, पूरे अस्पताल मिटा दिए। मुझको एक
फिलिस्तीन के एक आदमी का एक बयान पढ़ने मिला। उस बयान को एक हिंदुस्तानी ने एक कविता की शक्ल में लिखा था, जिसमें लिखा है, मैं अपने बेटे को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि बेटा ठीक है, ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ से निकला कुछ काम करने के लिए। जरा से देर में पता लगा कि अब न वो अस्पताल रह गया है, न डॉक्टर, न मेरे बेटे की लाश। छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो हैं भर गई हैं फिलिस्तीन में। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का गवाह है, दुनिया के दूसरे देश इस बात के गवाह हैं कि इजराइल बेरहमी से नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है, एयरफोर्स से हमले कर रहा है, बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, ज़मीनी हमले कर रहा है, टैंक से हमले कर रहा है, उसके सैनिक मार रहे हैं अस्पतालों में लोगों को। अभी तक 25 लाख आबादी का शहर था गाज़ा, उसमें अभी तक 27,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर 100 में से एक व्यक्ति मारा जा चुका है। हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं वहाँ पर, हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं। कोई ऐसा परिवार वहाँ नहीं बचा है जिसमें किसी न किसी की हमले में मौत नहीं हुई हो। इस बात के गवाह हैं लोग, इस बात के सबूत हैं कि इजराइल ने चेतावनी दी कि आप इस हिस्से में चले जाओ शहर के, और जब नागरिक पूरे के पूरे वहाँ पर दसियों हजार लाखों नागरिक उस हिस्से में चले गए, तो उस हिस्से में भी उसने बमबारी की। जो निहत्थे नागरिक हैं उन पर भी बमबारी की। आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि एक फौजी आतंकी संगठन के लोगों को मारने के लिए उनके मुकाबले 100 गुना अधिक नागरिक लोगों को इजराइल मार रहा है। और जिस बात पे मैं आ रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका और उसके पिट्ठू देश इजराइल के साथ हैं, उसको पैसा भेज रहे हैं, उसको हथियार भेज रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं कि हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं साथ में। एक फर्क आप देखिए, एक तरफ जो छोटा देश है यूक्रेन, उसकी मदद करने के लिए अमेरिका, नेटो के बाकी देश सारे के सारे अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं वहाँ पर, फौजी सामान दिए चले जा रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। ये यूक्रेन के साथ हो रहा है क्योंकि वहाँ मारना रूस को है। यहाँ पर फिलिस्तीन की न कोई फौज है, न उसके पास कोई एयरफोर्स है, न उसके पास नेवी है, न उसके पास कोई टैंक है। घरों में जोड़ तोड़ के बनाए हुए रॉकेट हैं जिससे मरते कोई नहीं है इजराइल में। ऐसे रॉकेट हैं जो जाके केवल गिरते हैं वहाँ पे, जो उनका आक्रोश निकालने का एक तरीका है। आपने फिलिस्तीन के प्रतिरोध की तस्वीरें देखी हुई, एक बच्चा जो है वो एक पत्थर लिए हुए, ऐसा पत्थर छुपा के ऐसा खड़े रहता है एक बच्चा कि कोई सैनिक दिखेगा, इजरायली सैनिक, तो उसको पत्थर मारेगा। ये उनके प्रतिरोध की हालत है, जिसको हम गुलेल कहते हैं, कि ऐसी लकड़ी में रबर लगाकर और एक कंकड़ लगाकर मारते हैं। ऐसे हथियार हैं उनके फिलिस्तीनियों के पास कोई बड़े हथियार नहीं है। उनके ऊपर आज जो काबिज है हमास नाम का संगठन, उसके पास भी कोई एयरफोर्स, नेवी, टैंक कुछ नहीं है उसके पास। छोटे छोटे अधकचरा हथियारों से वो लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई की नौबत भी इसलिए आई है कि 50 साल से इजराइल लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को खारिज करते हुए, उनके ऊपर थूकते हुए फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किए जा रहा है, वहाँ के बेकसूर और निहत्था लोगों को बेदखल किए चले जा रहा है, इसलिए ये हाल है। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक फौजी ताकत है इजराइल, वो जब पड़ोस में अवैध कब्जा करने के लिए एक गरीब निहत्थे देश को जब मार रहा है, मुस्लिम है, आबादी मुस्लिम है फिलिस्तीन की, उसको मारा जा रहा है, पूरा अमेरिका, ब्रिटेन सब साथ में खड़े हो गए इजराइल के।
अमेरिकी गोला बारूद हथियार आ रहे हैं, ढेरों पैसा आ रहा है इजराइल की मदद करने के लिए। इसका इस्तेमाल फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर हो रहा है। फिलिस्तीन के पास सेना नहीं है कुछ, हमास नाम का एक संगठन है, उसके लड़ाके हैं कुछ एक, उसके पास कोई फौजी संगठन नहीं है। और अगर आप इजराइलियों की बातें सुने तो वो साफ साफ वहाँ के मंत्री, वहाँ के फौजी अफसर अपने इंटरव्यू में इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हमास का एक एक व्यक्ति नहीं मारा जाएगा तब तक किसी नागरिक को हम देखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मारे जाएं, अगर फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाने हैं तो ये लड़ाई नहीं थमेगी। आप दुनिया के इन दो मोर्चों को देखिए। एक मोर्चे पर पश्चिमी देशों का क्या रुख है, क्योंकि वहाँ रूस को खोखला करने मिल रहा है। यहाँ पर क्या रुख है, क्योंकि एक संपन्न और फौजी देश है इजराइल, कामयाब कारोबारी मुल्क है, इसलिए वो पड़ोस के एक मुस्लिम गरीब निहत्थे देश को अगर कुचल रहा है, वहाँ के लोगों को, बेकसूर लोगों को। आपको मालूम है, मैंने इसके बारे में कुछ अर्सा पहले लिखा था कि ये गाज़ा शहर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मलबे का ढेर बन गया है। आज सारी इमारतें गिरा दी गई हैं, वहाँ पे मकान गिरा दिए गए हैं, लोग तंबुओं में कहीं आसपास के देशों में अड़ोस पड़ोस में जाकर शरण लेकर शरणार्थी होकर पड़े हैं। पीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं, गाज़ा की पीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। लेकिन वो मुस्लिम हैं, वो गरीब हैं, इसलिए वहाँ के आम नागरिक को थोक में मारना ये जायज़ है। कोई निशाना हमास के आतंकियों पर, हमास के लड़ाकों पर हो रहा है ऐसा नहीं है। ये बेतरतीब बेदेखे ये हमला हो रहा है। और गाज़ा शहर में बार बार ये बात, तथ्य सबके सामने है कि इजराइल ने कहा कि इस इलाके में जाओ, यहाँ हमला नहीं होगा। सारे नागरिक अपने बच्चों को लिए लिए वहाँ पे जा रहे हैं और वहीं हमला हो रहा है। ये आसान बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि अमेरिका को पता नहीं लग रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री जितने बार अपने घर में पखाने गया होगा उतने बार वो इजराइल होके आ गया है। अभी इन महीनों में आए दिन वो इजराइल में पड़े रहता है। मुझको लगता है कि होटल का कमरा जो होगा अमेरिकी विदेश मंत्री के लिए, उसमें से सामान भी वापस नहीं लाता होगा, वहीं पड़े रहता होगा कि 2-4 दिन में तो लौट के आना ही है। इतनी दखल, इतनी फौजी मदद इजराइल की, लेकिन फिलिस्तीन के आम नागरिकों को मारना नहीं रोका गया है। मैं आपको एक तीसरी मिसाल देता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। हिंदुस्तान में सरकार का कहना है कि पुलवामा का हमला जो हुआ था, जिसमें बहुत से हमारे जवान मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, वो पाकिस्तान के आतंकियों ने किया था, ऐसा कहना था हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान ने एक एरियल स्ट्राइक भी की पाकिस्तान में, जिसमें हिंदुस्तान का कहना है कि आतंकियों का एक ट्रेनिंग सेंटर ख़त्म किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसमें एक कौवा भी नहीं मरा था। अभी तक किसी मौत की जानकारी और कहीं से नहीं आई है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी दूसरी बात पे जाना चाहता हूँ। जिस तरह से पुलवामा में हमला किया गया, क्या भारत सरकार इजराइल के तर्ज पर अगर चली होती तो भारत की एयरफोर्स ने क्या पाकिस्तान के किसी एक शहर को मटिया-मेट नहीं कर दिया होता जवाब में? क्या नागरिकों को मारा गया? क्या नागरिकों के ऊपर कोई हवाई हमला किया गया जवाब में? ये कौन सा जवाब होता है? ये सभ्य दुनिया है, इसमें इजराइल और अमेरिका जैसे असभ्य हत्यारे गुंडे ताकत रख रहे हैं। आज इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के वीटो की ताकत है। तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि फिलिस्तीन के गरीब मुस्लिम लोगों को थोक में मारा जा रहा है। एक एक घंटे में एक एक फिलिस्तीनी औरत मर रही है, वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं। यानी आप उन तस्वीरों को, वीडियो को देख नहीं सकते जो हालत है वहाँ पर। और ये इनकी पूरी मदद जो है यहाँ पर हमलावर इजराइल की तरफ है। ये ज़रूर है कि इस लड़ाई की शुरुआत जो है हमास के हमले से हुई थी,
लेकिन क्या एक आतंकी लड़ाकू या फौजी संगठन को निपटाने के लिए क्या आप किसी एक देश के सारे नागरिकों को खत्म कर सकते हैं? क्या पूरे के पूरे देश को खत्म कर सकते हैं आप? इन्हीं देशों को जो हमलावर हैं यहाँ पे इजराइल की तरफ से, ये वहाँ क्या कर रहे हैं? यूक्रेन में साथ दे रहे हैं, क्योंकि रूस को खोखला करने मिल रहा है। मैं केवल इन दो मोर्चों की बात को एक साथ रखकर केवल ये कहना चाहता हूं कि नैतिकता कहीं नहीं रहती अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। ये जितना अमेरिकी लोकतंत्र अपने देश के भीतर अपनी जमीन पर लोकतंत्र है, अमेरिका के बाहर इसके मन में किसी लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। जब ये बात उठती है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि एक युद्ध विराम लागू किया जाए हमास और इजराइल के बीच ताकि फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों की मौतें न हो, तो अमेरिका उस पर वीटो करता है। आप सोच के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि दुनिया एक सभ्य दुनिया है, दुनिया एक लोकतांत्रिक दुनिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधी हुई दुनिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी बात कोई सुनेंगे? तो कह चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इजराइल को कह चुका है कि ये एक नस्लवादी जनसंहार तुम चला रहे हो फिलिस्तीन में, इसको बंद करो, ये कह चुका है। ये और अदालतें भी ऐसा कह चुकी हैं। और ये किसके कहे हुए कहा? साउथ अफ्रीका गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। साउथ अफ्रीका एक अलग देश जो बहुत संपन्न नहीं है, जिसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, वो गया था वहाँ पे इंसाफ के लिए। आज आप बाकी दुनिया के देशों को भी सोच के देखिएगा कि कौन इंसाफ की बात कर रहे हैं, कौन इंसाफ की तरफदारी कर रहे हैं। हर देश के लोगों को अपनी अपनी सरकार के बारे में, अपनी संसद के बारे में ये सोचना चाहिए। हर देश को, हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इन दोनों जंग को लेकर हिंदुस्तान का क्या रुख रहा है, क्या रुख रहना चाहिए, ऐतिहासिक रुख हमारे देश का क्या था और आज क्या होना चाहिए। आप सोच के देखिएगा खुद। तो मैं आज बस इन दो मोर्चों को आपके सामने रखने के लिए आया था। इनको साथ में रख कर देखने की ज़रूरत है, तभी एक अंतर्राष्ट्रीय पाखंड को हम समझ पाएंगे जिसका नाम अमेरिका है। उस पाखंड को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन दो मोर्चों को देखेंगे। एक जगह वो रूस के मुकाबले छोटे यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ एकदम निहत्थे जैसे फिलिस्तीन के बेकसूर नागरिकों को थोक में मारने के लिए इजराइल की फौजी मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, उसको पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उसको। बहुत बेइंसाफ दुनिया है ये, इसमें ज़्यादा न्याय की उम्मीद मत कीजिएगा। सोचिएगा इस बारे में। हम आपके पास किसी दूसरे मुद्दे को लेकर फिर आएंगे। तब तक आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं, ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी लिखिए और दोस्तों को इसका लिंक भी भेजिए। और हाँ, चलते चलते एक छोटी सी बात कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के आदी हैं तो इनको छोड़ दीजिए। कैंसर इनका पीछा करते हुए आप तक पहुंच ही जाता है, एक मरीज को मारता है, बाकी पूरे के पूरे परिवार को तबाह करके छोड़ देता है। फिर मिलते हैं।